नमस्कार दोस्तों, कभी आपने ऐसा किरदार भी देखा, ऐसा कोई पात्र देखा किसी उपन्यास में या किसी कहानी में या किसी भी नाटक में, जो पात्र मूल लेखक की पहचान को पीछे छोड़कर स्वयं अपनी पहचान स्थापित कर लेता है। और पहचान भी ऐसी कि लोग जो पाठक हैं या जो दर्शक हैं, क्योंकि नाटक के रूप में भी इसकी प्रस्तुति बहुत हुई, कि जितनी भी प्रस्तुतियाँ हुई उनमें ये पात्र इतना ज़्यादा प्रबल हो गया, हावी हो गया कि मूल लेखक का तो लोग नाम ही भूल गए, और जब भी जिक्र करते शर्लक होम्स वाला उपन्यास उसका जिक्र कर देते। तो शर्लक होम्स एक ऐसा काल्पनिक पात्र है मित्रों जो है नहीं। उसको पैदा करने वाला शख्स आर्थर कॉनन डॉयल, और उसने ये पात्र इसलिए पैदा किया कि एक जासूस के रूप में उसने एक काल्पनिक पात्र का ताना बाना बुना, इसलिए पैदा किया कि इससे उपन्यास को रुचिकर बनाने में बड़ी सफलता मिलेगी। और मुसीबत ये हो गई कि वो शर्लक होम्स के आर्थर कॉनन डॉयल के एक उपन्यास में शर्लक होम्स का एक पता भी दे दिया गया, एड्रेस भी। और मुसीबत सबसे बड़ी ये हो गई जब लंदन के पोस्ट ऑफिसेस में, डाक घरों में इतनी ज़्यादा डाक शर्लक होम्स को एड्रेस को ही आने लगे कि पोस्ट ऑफिस वाले तंग आ गए कि इतना मामला हमसे संभलने का नहीं है। और स्वयं आर्थर कॉनन डॉयल के लिए मुसीबत हो गई कि इतनी डाक, इसका मैं कहाँ कहाँ जवाब दूंगा, कहाँ कहाँ इनको अटेंड करूँगा, कहाँ पढ़ूँगा, मेरे पास इतना वक्त कहाँ है। और उस वक्त मित्रों जो भी ख़त होते थे वो ऐसा नहीं होता था कि ख़त का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर, ख़त बाकायदा खोलना पड़ता था और उसकी इबारत को पढ़ने के बाद जिसको ख़त एड्रेस किया है वो जवाब भी देता था। और आर्थर कॉनन डॉयल का तो शायद आप जो चित्र देखें लोग उसको पहचान ना पाएँ, लेकिन उसके माध्यम से शर्लक होम्स के जो चित्र छपने लगे काल्पनिक पात्र के, वो उसकी आर्थर कॉनन डॉयल की भी पहचान बन गए। आखिर तंग आके उसने एक उपन्यास में ये किया कि लड़ते लड़ते, किसी भी चीज़ का मुकाबला करते करते, जासूसी करते करते उसने कहा कि ये पात्र मुझसे संभलता नहीं। उसने उस पात्र को मरते हुए दिखा दिया, शर्लक होम्स को। अब शर्लक होम्स के मरने के बाद मुसीबत आ गई, लोगों ने सिर पे आसमान उठा लिया पाठकों ने कि ये नहीं हो सकता, शर्लक होम्स मर नहीं सकता। और मित्रों यकीन कीजिए कि पहली बार सभी बुक शॉप्स के बाहर प्रदर्शन होने लगे आर्थर कॉनन डॉयल के ख़िलाफ़ कि उस पात्र को दोबारा ज़िंदा करो, वरना हम सारी की सारी तुम्हारी किताबें जला देंगे, तुम्हारा घर जला देंगे। एक दीवानगी की हद है। और यही हुआ मित्रों, आखिर आर्थर कॉनन डॉयल को अपना वो पात्र पुनर्जीवित करना पड़ा जिसको वो मार चुका था, क्योंकि उस पर इतना दबाव था कि ये संभल नहीं पा रहा था। उसके जो विरोध था उसके पाठकों का, श्रोताओं का और दर्शकों का, कि ये पात्र, इसको मरा हुआ दिखाने की तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई, ये सवाल लोग पूछने लगे। और आखिर उसने पात्र को फिर से ज़िंदा किया। लेकिन स्वयं आर्थर कॉनन डॉयल कहता है कि मैं इतना थक गया था इस पात्र के नाम पर बहुत सारी चमत्कारी बातें करते करते कि मैं तो लगा कि मैं पागल हो जाऊंगा। और आखिर मुझे लेखन छोड़ना पड़ा, क्योंकि पात्र को मैं मार नहीं सकता, लोग उसको मरने नहीं दे रहे, और पात्र को ज़िंदा रखूँगा तो मेरे लिए मुसीबत ही मुसीबत। मैं कहाँ तक, मेरी पहचान सिर्फ शर्लक होम्स तक सीमित रह जाएगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तो ये एक दिलचस्प कहानी है एक काल्पनिक पात्र की जो वास्तविक लेखक के ऊपर भी हावी हो जाता है। और इसी संदर्भ में मैं आपको एक जिक्र भी कर दूं कि एक सैमुअल बेकेट की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, नाटक है, नाटक का जो हिंदी रूपांतर है वो कृष्णचंद्र ने स्वयं किया था। नाटक है गोदो की, वेटिंग फॉर गोदो, गोदो के इंतज़ार में। और गोदो के इंतज़ार में उसकी सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि गोदो वास्तविक जीवन का कोई पात्र नहीं है, लेकिन गोदो की इंतज़ार होती है। और जितने भी कमी ग्रस्त, अभाव ग्रस्त, वंचित या जो हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, गोदो आएगा और हमारे सारे दुख दर्द वो ले जाएगा, हमारे पास कोई चारा नहीं है। और एक्चुअली बात ये है कि गोदो के इंतज़ार में लोग रोते भी हैं, दहाड़े भी मारते हैं और दुखी भी होते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं गोदो जल्दी आओ। लेकिन गोदो पात्र
वास्तविक नहीं है, तो कई बार काल्पनिक चीज़ें कितनी ज़्यादा हावी हो जाती हैं अपने पूरे के पूरे मुआशरे पर, पूरे माहौल पर, पूरे परिवेश पर, कि वो वास्तविक ज़िंदगी से भी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, कद्दावर हो जाती हैं। तो मित्रों, आज इतना ही। इस महान लेखक और उसके इस महान काल्पनिक पात्र के साथ यहीं आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया।